हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस हाई कोर्ट के ऊपर। ये वैसे जो भी नए व्यूअर्स उनको मैं बता दूं एक बार, जो लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, जो हम लोग इस समय पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ का वीडियो नंबर ये शायद 9th है। और इसके बाद में हम लोग हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको रिवीजन में फ़ायदा हो और लास्ट मोमेंट में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ जितनी भी बेसिक से बेसिक और थोड़ा आप अगर पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। तो कि इस टॉपिक या कोई भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये हम लोग का एक वादा रहता है कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो उससे कम से कम जो है आपको पर्टिकुलर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिलना ही मिलना है। तो आप लोग इस सीरीज़ को पूरा एंड तक जरूर देखिए और जो भी नए व्यूअर्स हैं इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत फ़ायदा हो। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए प्लीज़, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे इस समय आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप बिहार का पीसीएस दे रहे हो, यूपी हो या उत्तराखंड, अभी रिसेंटली वही एग्ज़ाम है, आप कोई भी आप जिसमें जीएस एक रिलेवेंट टॉपिक रहता है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे डेली कम से कम आपको 100 से 50 फैक्ट डेली वन लाइनर के फॉर्मेट में और क्विज के फॉर्मेट में डेली आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आपका एक जीएस इम्प्रूव होना ही होना है। तो जल्दी जुड़ जाइए और इस सीरीज़ को देख लीजिए। और दूसरा ये है कि पॉलिटी की सीरीज़ के बाद हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। तो आप लोग इसको ध्यान से प्लीज़ पूरा देखिए और इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी किया करिए, जिससे कि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट जज। अब इसमें जितना बेसिक से लेके और जितना एक लेवल तक है वो सारे क्वेश्चन डील किए हुए हैं और ये टॉप 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो इससे आप बेफिक्र रहिए, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कैसे नियुक्ति होती है, कैसे एज लास्ट जो हम लोग प्रेसिडेंट भी किया, गवर्नर की एक सीरीज़ हुई है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सीरीज़ है। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके इस प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, इसके एंड में मैं दे भी दूंगा इस प्लेलिस्ट का लिंक, तो वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज की सेवानिवृत्ति की क्या उम्र होती है? 65 साल, 60 साल, 62 साल या 58 साल। आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, आपने वीडियो देखा होगा, उसमें 65 साल होती है रिटायरमेंट की एज। तो इस वाले क्वेश्चन में हाई कोर्ट की जज की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो होती है आपकी 62 साल। और ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 62 साल के बाद में हाई कोर्ट जज जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता है तो जाहिर सी बात है जब वो 65 से कम का होगा तभी रख पाएगा। तो इसमें 62 साल इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया एट प्रेजेंट इज। ये अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो वहाँ क्विज़ में ये क्वेश्चन 3 से 4 दिन पहले था भी, और वहाँ पर उसका राइट आंसर भी आप लोग दे पाएंगे। क्या 20 हैं, 25 हैं, 24 हैं, 30 हैं? इस समय प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 इसका राइट आंसर है। लास्ट की हाई कोर्ट आपको पता है 2019 में जो हाई कोर्ट्स बनाई गई हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना करके, तो अभी 25 जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनकी संख्या 25 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेंशन ऑफ ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द विच अमंग द फॉलोइंग। जो हाई कोर्ट का जज होता है उसकी पेंशन कहाँ से दी जाती है? क्वेश्चन बेसिकली बस इतना ही है। भारत की संचित निधि से दी जाती है, राज्य की संचित निधि से दी जाती है, भारत की आकस्मिक निधि से दी जाती है, या उस राज्य की संचित निधि से जहाँ पर अंतिम समय में सेवा में था जो भी जज होता है। जैसे कोई कर्नाटका का हाई कोर्ट जज है, वहाँ से रिटायर हुआ, तो क्या पेंशन कर्नाटका की ही संचित निधि से दी जाएगी? तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जब कोई भी जज अगर वो रिटायर हो गया है तो हो इसमें अगर कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद में फिर वो किसी स्टेट की सर्विस में तो है नहीं, अगर नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि से उसकी पेंशन दी जाती है। ये एकदम ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वो हाई कोर्ट तो स्टेट में होती है तो उसकी जो पेंशन होगी वो स्टेट गवर्नमेंट ही देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी जो सैलरीज और अलाउंसेज होते हैं, अगला क्वेश्चन वही है,
तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पर पेंशन जो होती है किसी भी जज की हाई कोर्ट के, वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, द सैलरीज एंड अलाउंसेस। ये अगला क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना, इसलिए बैक टू बैक मैंने 2 क्वेश्चन ही बना दिया इस पे एमसीक्यू। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बस इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, बाकी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा रिवीजन के लिए, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज अपॉन, मतलब कि जो वेतन और भत्ते होते हैं हाई कोर्ट के जज के, वो किससे दिए जाते हैं? भाई पेंशन तो हो गया, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन अब इसका वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, या राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, राज्य के आकस्मिक निधि से दिए जाते हैं, भारत के आकस्मिक निधि से दिए जाते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा, राज्य की संचित निधि से उसके वेतन, क्योंकि देखो कर्नाटका का अगर हाई कोर्ट जज है तो उसी स्टेट में वो सर्व कर रहा है, तो उसमें जो सैलरी होगी फिर कर्नाटका राज्य की सरकार देगी, यानी कि राज्य का जो संचित निधि है वो दिया जाएगा। अगर रिटायर हो गया है तो भाई वो किसी भी राज्य में अब सेवा में नहीं है, तो उसकी जो पेंशन होगी वो भारत की संचित निधि। भारत और राज्य में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट और इंडिया, ये चारों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत हुई। अगर वो सर्विंग है, वेतन उसका मिलेगा तो स्टेट देगा, यानी कि राज्य की संचित निधि। अगर रिटायर हो गया है तो केंद्र सरकार देगी, यानी कि भारत की संचित निधि। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि भारत कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है? आपने देखा होगा कि मतलब अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए, या उनका हनन हो रहा है तो डायरेक्टली रिट कर सकते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा था प्रेसिडेंट या उसमें, तो रिट्स पढ़ी थी हमने, हैबियस कॉर्पस या सर्टेरियो प्रोविशन, ऐसे करके जो भी रिट्स होती हैं तो वो पढ़ी थी। तो वो किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो रिट जारी कर सके किसी का अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 223 या अनुच्छेद 214? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन, यानी कि जो हाई कोर्ट का जज होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे पूछा जाएगा तो आइडिया नहीं लगा। जिसने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाली सीरीज़ देखी होगी वो शायद गेस कर भी ले, या बहुतों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को अपना हाई कोर्ट जज अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है भारत के, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है सर्वोच्च न्यायालय का, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देता है, या राज्य के राज्यपाल को देता है। तो इसमें आप लोग अगर राइट आंसर गेस करना है तो ये प्रेसिडेंट ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो उसकी नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब कोलिजियम सिस्टम से ही होती है, मुख्य न्यायाधीश करता है। पर इस्तीफा जो है वो हमेशा जो भी हाई कोर्ट का जज होगा वो राष्ट्रपति को ही इस्तीफा देगा। तो इसको एकदम क्लियर रखिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए आप लोग। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोबाइल कोर्ट इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड। मोबाइल कोर्ट का मतलब समझते हैं, जैसे जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जैसे कोर्ट होती है, हर ज़िले में कोर्ट होती है, हर जगह होती है, तो वो एक प्रॉपर बिल्डिंग है, प्रॉपर सब कुछ एक जगह पे ही होता है। मोबाइल का मतलब आप तो समझो चलती फिरती अदालत, यानी कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जो अदालत होती है वो जाके न्याय करने में, तो उसको मोबाइल कोर्ट बोलते हैं। बहुत ही छोटी होती है, छोटे स्तर के जो केसेस होते हैं वो देखे जाते हैं। तो मोबाइल कोर्ट जो है कि हर जगह अदालत आपके पास जाएगी और आपका जो भी केस होगा उसका निराकरण किया जाएगा। तो ये किसकी देन है? क्या जस्टिस PN भगवती की देन है, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या प्रतिभा पाटिल, या राजीव गांधी? अच्छा, भगवती के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, जो PIL जो हम लोग सुनते होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये बेसिकली अगर कभी भी पूछा जाए तो इसमें PN भगवती का ही नाम आएगा, क्योंकि इनके समय में ही ये शुरू किया गया था PIL। तो अब इसमें ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोबाइल कोर्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ही जी थे जो जिनकी वजह से ये मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया और ये लगभग लागू भी हुआ। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द चेयरमैन of the law commission who advocated that 1/3 of the judges in each high court should be from other state।
मतलब उस विधि आयोग, आप लोग समझते होंगे, एक निश्चित अंतराल में एक विधि आयोग की मतलब गठन किया जाता है, उसमें एक चेयरमैन भी होता है जो विधि से संबंधित या लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, मतलब देश में कैसे क्या नियम होना चाहिए, क्या कैसे आयोग बनना चाहिए, उसको लेके एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो इसमें पूछा बस ये गया है कि उस आयोग का चेयरमैन बताइए जिसने हाई कोर्ट के जज की जो संख्या है उन्होंने बोला था कि किसी भी हाई कोर्ट में उसी स्टेट के जज नहीं होने चाहिए वरना इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी का है या बिहार का हाई कोर्ट है या उत्तराखंड का है, कहीं का भी है। तो उन्होंने ये एक सुझाव दिया था कि किसी भी स्टेट की अगर हाई कोर्ट है तो उस कोर्ट के जो जज होंगे कम से कम 1/3 जज दूसरे स्टेट के होंगे। वो किसी भी स्टेट के हो सकते हैं पर 1/3 जो भी जज होंगे वो दूसरे स्टेट के होने चाहिए, जिससे कि जो न्याय व्यवस्था है उनको कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, उनको किसी भी तरीके से प्रभावित ना किया जा सके। क्योंकि आपको पता ही है हर जगह अगर लोकल आदमी होता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए, फ्यूचर बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो ही जाता है। तो इसमें राइट आंसर आप लोग, पहला ऑप्शन है जस्टिस PN भगवती, दूसरा जस्टिस हिदायतुल्ला, तीसरा जस्टिस HR खन्ना, चौथे है जस्टिस चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस HR खन्ना। इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये रेयर नाम है, कभी कभी देखने को मिलता है तो आदमी थोड़ी जल्दी रिकॉल नहीं कर पाता है। तो इसका HR खन्ना नाम है इनका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज़ द बेंच ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट एंड आंध्रा हाई कोर्ट। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन फ्रेम किया है क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कभी कभी लोगों को ये लगने लगता है कि दोनों ही जगह की हाई कोर्ट की बेंच सेम ही होगी, क्योंकि अभी कैपिटल तो अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ है। तो इसमें इसीलिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया आपका कि इसमें तेलंगाना और आंध्रा की हाई कोर्ट की बेंचेस हैं कहाँ, हैदराबाद में या अमरावती में, क्रमशः पूछा गया है। तो पहले तेलंगाना या बाद में आंध्र प्रदेश। तो दूसरा गुंटूर में है या अमरावती में है, तीसरा हैदराबाद या तिरुचिरापल्ली में है, चौथा हैदराबाद या विशाखापट्टनम में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हैदराबाद में तेलंगाना बेंच है हाई कोर्ट की और अमरावती में आपकी आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट बेंच है। तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, दोनों ही स्टेट की जो हाई कोर्ट बेंच है वो अलग अलग जगह पे है। तेलंगाना की हाई कोर्ट में है और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जो बेंच है वो आपकी अमरावती में है। तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि दोनों एक ही जगह है, बल्कि दोनों अलग अलग जगह है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट एम्पावर्स हाई कोर्ट टू सुपरवाइज ऑल द कोर्ट्स इन दैट स्टेट। मतलब किस अनुच्छेद ने मतलब संविधान के किस अनुच्छेद ने हाई कोर्ट को इतनी शक्ति दे रखी है कि उस स्टेट में, जिस स्टेट में हाई कोर्ट है, सभी जो लोअर कोर्ट्स हैं उसका पर्यवेक्षक कह सकते हैं या सुपरवाइज करने की पावर किस अनुच्छेद ने दी है। तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 223। आपको पता है 226 वाला तो आपको ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ही है। 226 में है कि कोई भी हाई कोर्ट मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए वो रिट जारी कर सकती है, तो 26 तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 227। इस 227 के तहत हाई कोर्ट उस संबंधित राज्य के जितने भी कोर्ट होंगे उनका सुपरविजन कर रखेगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। मतलब वही है कि हाई कोर्ट सबसे पहले अस्तित्व में आया कब भारत में। 1866 में आया, 1862 में, 1947 में या 1937 में। तो जिन लोगों को अगर पता है, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे या पॉलिटी पढ़ी भी होगी, तो उनको ये आइडिया होगा ही कि सबसे पहले जो क्राउन था, जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जो भारत का क्राउन था उसने पूरा अपने अंडर में पूरे भारत को ले लिया। तो उसके बाद में फिर एक नए तरीके से एक व्यवस्था बननी शुरू हुई। तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट थी वो बंगाल, बॉम्बे और चेन्नई, 3 जगह हाई कोर्ट सबसे पहले आई अस्तित्व में। तो वो सबसे पहले आई 1862 में, सबसे पहले 3 जगह हाई कोर्ट आई। और उसके बाद में चौथी हाई कोर्ट जो थी वो इलाहाबाद में स्थापित हुई। वो अगला क्वेश्चन मैंने इसी में फ्रेम भी कर दिया है। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। इसका 3 जगह सबसे पहले अस्तित्व में आई। ये सबसे पहली बात तो ये तीनों फैक्ट है, बंगाल, बॉम्बे और चेन्नई, मद्रास यानी कि सबसे पहले 3 जगह एक साथ अस्तित्व में आई। कब आई? 1862 में आई। ठीक है। अब उसके बाद में चौथी हाई कोर्ट कौन सी थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट। वो कब आई वो देख लेते हैं। इन विच ईयर इलाहाबाद हाई कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड। सेम क्वेश्चन, मैंने जो कन्फ्यूजिंग है बैक टू बैक क्वेश्चन उस पर फ्रेम भी कर दिया है जिससे बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। तो चौथी हाई कोर्ट कौन सी थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये अस्तित्व में कब आई? 62 में तो 3 जगह आई।
अब चौथी वाली जाहिर सी बात है 1935 में आई क्या, या 1866 में आई, या 1951 में आई। तो इसका राइट आंसर है, जब 62 में 3 जगह आ गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट अस्तित्व में 1866 में आया। तो इसका राइट आंसर 1866 है। तो इसको कंफ्यूज मत होइए, यानी कि सिर्फ 4 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया ए पर्सन कैन बी डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मैक्सिमम हाउ मच पीरियड। निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय के लिए बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, कोई भी सीमा नहीं है, या 1 वर्ष के लिए। निवारक निरोध कानून ऐसा होता है कि इसमें जल्दी बेल या आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप इसको मतलब अगर उसको किसी भी ऐसे संदिग्ध कानून के तहत उसको अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो आप उसके लिए बेल अपील नहीं कर पाएंगे, और उसी से संबंधित अगर मैक्सिमम कोई एजेंसी उसको अरेस्ट करने के बाद बिना बेल के मैक्सिमम कितने पीरियड तक रख सकती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने। 3 महीने तक अगर एजेंसी चाहे, उसको लगता है कि ये देश के लिए खतरा है या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है जिसको हिरासत में रखने की ज़रूरत है, तो वो 3 महीने तक बिना किसी बेल के उसको हिरासत में रख सकता है, यानी कि अरेस्ट कर सकता है। तो निवारक निरोध कानून के तहत 3 माह मैक्सिमम इसको रखा जा सकता है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्राम न्यायालय हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर विच मैटर। जो ग्राम न्यायालय होते हैं वो किन किन केसों में उनका जो है जो क्षेत्र होता है किसमें वो लोग देख सकते हैं। या सिविल केस देख सकते हैं, या क्रिमिनल देख सकते हैं, या सिविल या क्रिमिनल केस देख सकते हैं, या वो सिर्फ सलाहकार टाइप की न्यायालय है, मतलब वो केसेस कोई नहीं देखेंगे, सिर्फ वो सलाह देंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसमें क्वेश्चन एक फ्रेम कर दिया मैंने, क्योंकि ग्राम न्यायालय से आदमी सोचता है कि मतलब पंचायत टाइप का है, मतलब इसमें सलाहकार टाइप का होगा, कोई मान्य होगा नहीं। तो इसके लिए मैं ये बता दूं आपको, ग्राम न्यायालय दोनों ही तरीके के केसेस देख सकता है, क्रिमिनल और सिविल दोनों ही केसेस। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल भी इसको दिमाग में रखिए। तो उसका राइट आंसर दोनों ही होगा, सी आंसर। 15 क्वेश्चन है, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ कैन ए जज ऑफ हाई कोर्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। एक हाई कोर्ट जज अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, या संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सलाह पर हटाया जा सकता है, या संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा ऊपर एक क्वेश्चन जो फ्रेम किया है कि इस्तीफा किसको देता है, तो उसका राइट आंसर प्रेसिडेंट ही था। ठीक है, तो गवर्नर वाला तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, आप अगर आईक्यू या कॉमन सेंस से करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर अगर नहीं भी पता है ना, तो आप इसको सीधे सीधे आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें ये हो गया। दूसरा ये है कि संसद है, राष्ट्रपति है, तो अब ये है कि राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व है, संसद भी इन्वॉल्व है। बस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि एक प्रक्रिया है जो संसद के द्वारा प्रक्रिया होती है और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सलाह पर। ठीक है, तो इसको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, वही हाई कोर्ट के जज की होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो संसद के द्वारा ही वही इम्पीचमेंट वाला होता है, यानी कि संविधान के अनुसार अगर कोई भी जज अपना काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ एक महाभियोग शब्द खैर राष्ट्रपति के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन एक प्रक्रिया है जो एक संसद एक बिल पास करेगी और राष्ट्रपति उसकी मंजूरी करके उसको अपने पद से हटा सकता है हाई कोर्ट के जज को। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसको रिवीजन जरूर करते रहिए, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, वो बिल्कुल फ्री है, वीडियो भी फ्री है और डेली क्विज है वो भी एकदम फ्री है, और वो इस समय एकदम पावर पैक क्विज चल रही है। तो आप लोग जरूर उसको सॉल्व कर लिया करिए, आपके नॉलेज में कम से कम 100 से 50 क्वेश्चन या इन्फॉर्मेशन ऐड ही होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।